हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपना जो बोर्ड एग्जाम का तैयारी है वो बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। तो हम लोग का जो चल रहा था फिजिक्स का दीर्घवृत्तीय प्रश्न का सीरीज है ना, आज उसका अगला लेक्चर है ना, यानी लेक्चर नंबर 10 है। और आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं है ना एक नए क्वेश्चन को। ठीक है जी, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, और ये क्वेश्चन जो है ना इस साल के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। तो अब तक हम लोगों ने टोटल 17 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। आज जो मेरा है 18वां क्वेश्चन है, मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर है कितना है मेरा, क्वेश्चन नंबर है मेरा 18वां क्वेश्चन है ना। 18 नंबर क्वेश्चन है आज, और इस क्वेश्चन को हम एक बढ़िया से बहुत ही खूबसूरत तरीका से कवर करेंगे, है ना, ताकि उसके बाद इस क्वेश्चन में हमको कोई डाउट ना रहे, और अगर ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है तो उसको बनाने में हमको कोई दिक्कत ना हो। तो आप लोग ढंग से समझिएगा, कॉन्सेंट्रेशन के साथ समझिएगा। आपको आप भरोसा रखिए कि अगर एक बार क्वेश्चन को देख लिए ना, साबित कर रहे हैं हम बढ़िया से देख लिए, तो आपको कहीं और से क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमको क्वेश्चन क्या दिया गया है कि गोलीय सतह से होकर प्रकाश के अपवर्तन का व्यंजक प्राप्त करने के लिए। अब गोलीय सतह दो तरह का हो सकता है, या तो गोलीय सतह अवतल होगा या फिर गोलीय सतह उत्तल होगा। ठीक है जी, तो आप दोनों में से किसी के भी साबित कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उत्तल सतह के लिए साबित कर सकते हैं और चाहे तो आप अवतल सतह के लिए भी साबित कर सकते हैं। दोनों के लिए प्रोसीजर सेम होता है, कोई डिफरेंट नहीं होता है। ठीक है, मतलब हमको सिद्ध करना है कि म्यू टू बट्टा भी माइनस म्यू वन बट्टा यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बट्टा आर। अब बहुत लोग को लग रहा होगा सर ई मतलब म्यू वन म्यू टू का है ना। तो अगर जनरली अगर बात करें हम, तो जो म्यू वन होता है ना, म्यू वन उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है जहां से किरण जा रहा है, या फिर ऐसे बोल दीजिए कि म्यू वन सिंपल माध्यम का अपवर्तनांक है ना, और जो म्यू टू होता है वो गोलीय सतह का अपवर्तनांक होता है, ऐसे आप मान सकते हैं। ठीक है ना, हालांकि इसको हम लास्ट में अलग अंदाज में बताएंगे म्यू वन म्यू टू का है। अच्छा, लेकिन अगर भी और यू के बारे में बात करें हम, भी क्या है, तो भी होता है वो प्रतिबिंब दूरी। भी क्या होता है अपना, भी होता है प्रतिबिंब दूरी। भी के बारे में हमको पता होनी चाहिए, भी है अपना कौन दूरी, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी होता है भी, है ना। अच्छा, यू क्या होता है, यू होता है वस्तु दूरी, है ना। और आर क्या होता है, तो आर होता है गोलीय सतह का त्रिज्या, है ना, वक्रता त्रिज्या बोल सकते हैं। आर के बारे में अगर लिखना चाहें हम, तो आर जो होता है वो गोलीय सतह का वक्रता त्रिज्या होता है ना। यहाँ पे आर के बारे में लिखे तो आर क्या होता है, आर आपका होता है गोलीय सतह का वक्रता त्रिज्या। छोड़ दीजिए, यही लिख देते हैं हम आर के बारे में। आर जो है ना, आर क्या है, गोलीय सतह का वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, आर के बारे में हमको पता चल गया कि आर क्या है, तो आर है गोलीय सतह का वक्रता त्रिज्या। ठीक है, बहुत बढ़िया, इसके बारे में हमको पता होनी चाहिए। अगर इतना चीज अगर क्लियर है, ठीक है, आर है गोलीय सतह का वक्रता त्रिज्या। ठीक है, चलिए आराम से क्वेश्चन को देखिएगा, फुल कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। ठीक है, आपको समझ में आएगा। ठीक, देखिए मान लेते पहले डायग्राम अगर बनाए, तो मेरे पास एक गोलीय सतह है ऐसा कुछ, ये अपना गोलीय सतह। आराम से देखिएगा, गोलीय सतह में आप दो सतह ले सकते हैं, या तो आप उत्तल ले सकते हैं या फिर अवतल ले सकते हैं। हमने जो लिया है वो लिया उत्तल सतह, है ना। आप चाहे तो अवतल भी ले सकते हैं, दोनों को साबित करने का प्रोसीजर सेम होता है। ठीक है, देखिए मेरे पास गोलीय सतह है ना, ये गोलीय सतह है। इस गोलीय सतह का अगर बात करें, इसका प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष बोल सकते हैं, है ना, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, थोड़ा सा और ऊपर से करते हैं, नीचे रहेगा ना, एक मिनट, यहां से
ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस मान लीजिएगा। इसका ये क्या है आपका, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष, ठीक है। यहाँ पे इसका पोल ध्रुव, सही है, इसे दिखाएंगे। अब अगर देखा जाए, मान लीजिए इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे, मतलब प्रधान अक्ष पे एक पॉइंट है O यहाँ पे, और यहाँ पे किसी वस्तु को रखा गया, ऑब्जेक्ट को। आराम से समझिएगा, क्योंकि डायग्राम समझ गया तो पूरा गेम ओवर। मेन मामला है डायग्राम का, सही है। सुनिए, इसके प्रधान अक्ष पर एक पॉइंट O है और यहाँ पे एक वस्तु को रखा गया, ठीक है। इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा इसमें, जाहिर सी बात है। तो प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरण चाहिए, तो एक किरण चला मुख्य, कैसे है, एक किरण चला प्रिंसिपल एक्सिस से, और अगर ये किरण प्रिंसिपल एक्सिस के दिशा में जाएगा, मुख्य के दिशा में, तो यह पड़ेगा इसके सतह पर लंबवत। और जैसा कि आपको पता है कि जब कोई किरण किसी सतह पर लंबवत पड़ता है तो वह अपने पथ से विचलित नहीं होता है, अपवर्तन के दौरान वह अपने पथ से विचलित नहीं होता है। तो वही हाल इसके साथ होगा कि अगर यह किरण जा रहा है मुख्य अक्ष के, मतलब मुख्य अक्ष के दिशा में, तो यह इसके सतह पर लंबवत पड़ेगा, और लंबवत पड़ेगा तो अपवर्तन के बाद सीधे के सीधे बाहर निकल जाएगा, अपने पथ से विचलित नहीं होगा, सही है। अच्छा, और एक किरण मान लीजिए चला ऐसे, यहां पे चला, सही है, यहां पे किरण पड़ा, और जब एक किरण यहां पे पड़ा तो क्या हो गया, मान लीजिए इधर जो सराउंडिंग है, इधर जो सराउंडिंग है, इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं μ1 है। कितना है, सराउंडिंग का अपवर्तनांक μ1 है, और जो अपना ये गोलीय सतह है, इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं μ2 है। फिर से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं, ये जो अपना सराउंडिंग है चारों तरफ, सब इधर जो मीडियम है, इधर का अपवर्तनांक हमने μ1 मान लिया, है ना, μ1 मान लिया, मान लेते हैं हवा इधर, कोई दिक्कत उससे थोड़े है। इधर का अपवर्तनांक μ1 मान लेते हैं, और इधर का अपवर्तनांक है μ2। अब एक बात बताइएगा, मान लीजिए इधर जो है ना, इधर जो माध्यम है, इसका अपवर्तनांक अगर μ1 है, और ये अपवर्तनांक मान लेते हैं कम है, मान लीजिए इधर हवा वगैरह है ना, और ये है कांच, ये क्या है, कांच है, गोलीय सतह है। तो जाहिर सी बात है, आप सोचिए कि अगर हवा और कांच में कंपेयर किया जाए तो हवा का अपवर्तनांक कम होता है ना, आप लोग पढ़े होंगे कि हवा का अपवर्तनांक 1 होता है और कांच का अपवर्तनांक होता है 3/2, है ना। और आपको पता है कि हवा और कांच में अगर कंपेयर करिएगा तो हवा हो जाता है विरल माध्यम, हवा कौन माध्यम है, विरल, और कांच हो जाता है सघन माध्यम। तो अगर इन दोनों माध्यमों का में अगर कंपेयर करें, है ना, तो ये आपका जो है ना, ये कांच, और ये हो जाएगा सघन, ये है सघन माध्यम, और इधर क्या है, विरल माध्यम। अब एक बात बताइए, जो प्रकाश का किरण है ये कौन माध्यम से, विरल माध्यम से जा रहा है सघन माध्यम में। फिर से सुनिए, ये जो प्रकाश का किरण है कौन माध्यम से, विरल माध्यम से जा रहा है सघन माध्यम में। और अगर यह किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगा। तो अभिलंब की ओर झुकेगा तो सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा अभिलंब। तो अभिलंब बनाने के लिए क्या है कि अगर हम बताए हैं कि अगर आपके पास कोई भी गोलीय सतह हो, फिर से सुनिए, अगर आपके पास कोई भी गोलीय सतह हो और उस गोलीय सतह पर आपको लंब डालना हो, क्या डालना हो, लंब डालना हो, तो आप कुछ मत कीजिए, उसके गोलीय सतह से, उसके गोलीय सतह के वक्रता केंद्र से होता हुआ एक लाइन खींचिए। फिर से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं, अगर कोई भी गोलीय सतह पर आपको लंब डालना हो तो आप उस गोलीय सतह के वक्रता केंद्र से होकर एक लाइन खींचिए, वह उसके सतह पर कैसे पड़ेगा, लंबवत पड़ेगा। सही है, कोई भी लाइन अगर खींचे, इसके वक्रता केंद्र से होकर हम कोई भी लाइन खींच दें तो यह इसके सतह पर कैसे पड़ेगा, लंबवत पड़ेगा। सही है, यहां पर भी वही हाल है, अगर हमको यहाँ अभिलंब बनाना है, यहाँ पे लंब डालना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसके वक्रता केंद्र, तो जाहिर सी बात है कि इधर में कर्व है, सतह गोलीय है, तो इसका वक्रता केंद्र इधर का नहीं होगा, तो इसके वक्रता केंद्र से पास करते हुए हमको लाइन खींचना पड़ेगा, यह इसके सतह पर क्या पड़ेगा, लंबवत। तो हमको खींच देते हैं लाइन ऐसा कुछ, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे वक्रता केंद्र इसका, यहाँ पे इसका क्या वक्रता केंद्र, कोई दिक्कत, मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, यहाँ पे वक्रता केंद्र है, ठीक है। और हमने क्या खींचा, लाइन खींचा वक्रता केंद्र से होता हुआ, और अगर ये लाइन खींचे वक्रता केंद्र से होता हुआ अगर लाइन खींचे हैं तो क्या पड़ेगा, ये यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये जो है लंबवत पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, लंबवत पड़ेगा, 90 डिग्री कोण पे पड़ेगा ये लंबवत। और अगर ये लंबवत है अभिलंब है, ये हो गया आपका आपतित किरण, यहाँ इस सतह के लिए है आपतित किरण, और ये हो गया अभिलंब नॉर्मल, ये हो गया अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को बोलेंगे आपतन कोण, कौन कौन बोलेंगे, आपतन कोण। इसको मान लेते हैं कुछ समय के लिए θ1, सही है।
ये है आपतित किरण, ये है अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, सही है। अब सुनिए, एक बात बताइए, अगर ये सतह नहीं होता तो यह किरण जो है ना सीधे निकल जाता, ऐसा कुछ, ये सीधे निकल जाता। फिर से बोल रहे हैं कि अगर यह सतह नहीं होता तो यह किरण सीधे निकल जाता। लेकिन क्या हो रहा है ना, इस सतह है और ये है कौन माध्यम, सघन। ये कौन माध्यम की तरफ बिहेव करेगा, सघन माध्यम की तरफ। इधर है विरल माध्यम, ये सघन माध्यम, और प्रकाश का किरण विरल माध्यम से जा रहा है सघन माध्यम में। तो अगर ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा, है कि नहीं बात। इसको जाना चाहिए था सीधे ऐसे, लेकिन जाएगा नहीं, क्या होगा, ये अभिलंब की ओर झुकेगा, ये झुक गया अभिलंब की ओर, ठीक है ना। अभिलंब की ओर क्या हो गया, ये झुक गया। फिर से देखिए अच्छा हो गया, अभिलंब की ओर या झुक गया, समझिएगा बात को, सही है। अभिलंब की ओर झुक गया। अब जब ये अभिलंब की ओर झुका तो हुआ का, ये मिला कहां, यहाँ पे, सही है, यहाँ पे मिल गया। और जहां पे मिला तो यहाँ पे क्या बन गया, इसका प्रतिबिंब, इमेज, यहाँ पे बन गया प्रतिबिंब, क्योंकि एक अपवर्तित किरण ई था और दूसरा अपवर्तित किरण ई है। ये दोनों अपवर्तित किरण यहाँ मिल गया तो यहाँ पे बन गया प्रतिबिंब, सही है, क्लियर है। चलिए अब एक बात बताइए, ये तो अभिलंब है ना, यह अभिलंब, तो ये आपतित किरण ये था और यह अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण बोल रहे हैं, θ1 से सूचित कर रहे हैं। और ये हो गया अपवर्तित किरण ना, यहाँ के लिए ये अपवर्तित हो गया ऐसे, तो ये अपवर्तित किरण अभिलंब, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण जो है ना ई, इसको कुछ समय के लिए हम मान लेते हैं θ2, इसको मान लेते हैं θ2। अपवर्तित किरण और अभिलंब ये दोनों के बीच का जो कोण है ई, इसको मान लेते हैं हम θ2, सही है, बहुत बढ़िया। अगर इतना चीज आपको समझ में आया तो और देखिए, और आपको एंगल क्या बन रहा है, यहाँ पे एंगल मान लीजिए, इस एंगल को हम अल्फा मान लेते हैं। यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, इसको हम कुछ समय के लिए बीटा मान लेते हैं, और यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, कुछ समय के लिए इसको गामा मान लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर ढंग से देखें तो यहाँ पे वस्तु, तो वस्तु से लेकर के ध्रुव के बीच का जो दूरी होगा, यहाँ तक की दूरी, इसको बोलेंगे वस्तु दूरी, यू से दिखाएंगे इसको। अच्छा, यहां से लेकर के यहां तक का जो दूरी होगा, ये क्या है, यह वक्रता केंद्र की दूरी, और जब वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या, ये है अपना वक्रता त्रिज्या आर से दिखाएंगे इसको। और यहां से लेकर के, पोल से लेकर के यहां तक की दूरी जो है ना, यहां तक की दूरी, यह है आपका प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब है वहां ना, वहां प्रतिबिंब बन रहा है ना, तो इसको बोलेंगे प्रतिबिंब दूरी भी। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आया होगा चीजें। अच्छा, एक बात और समझिए, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा कोण मान। अब एक बात बताइए, यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हम लंब डालते हैं, यहां से हम प्रिंसिपल एक्सिस पर क्या डालते हैं, लंब डालते हैं, अभिलंब, सही है। हमने क्या डाला, यहां से लंब डाला, डाल सकते हैं जी, क्या दिक्कत है, डाल सकते हैं लंब। चलिए, यहां से हमने क्या डाला, इसमें लंब डाला, अभिलंब। इसको कुछ समय के लिए बोल देते हैं पी डैश, क्या बोलते हैं, पी डैश। थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं ताकि आपको दिखे, कुछ समय के लिए इसको बोल देते हैं पी डैश, सही है। इतना चीजें अगर आपको क्लियर है तो बोलिए जल्दी से। अपवर्तनांक को ऊपर ही लिख देते हैं, इसका अपवर्तनांक जो है ना, इसका अपवर्तनांक हमने कितना माना है, μ2, इधर का अपवर्तनांक μ1 और इधर का अपवर्तनांक μ2। अगर यहां तक डायग्राम क्लियर है ना, एक बार फिर से देख लीजिए डायग्राम ढंग से, क्योंकि डायग्राम जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। फिर से एक बार डायग्राम को हम रिकॉल करते हैं, फिर से सुनिए। क्या है हमारा क्वेश्चन, क्या था, गोलीय सतह से होकर प्रकाश के अपवर्तन का व्यंजक प्राप्त करने के लिए, मतलब को सिद्ध करना है μ2 बट्टा v माइनस μ1 बट्टा इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बट्टा r, है ना। μ2 क्या होता है, μ2 होता है जो गोलीय सतह है उसका अपवर्तनांक होता है, और जो μ1 होता है ना, वो क्या होता है, बाहरी माध्यम का अपवर्तनांक होता है, ठीक है ना। तो बाहरी माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है, और जो गोलीय सतह इसका अपवर्तनांक μ2 है, ठीक है। बाकी v होता है प्रतिबिंब दूरी, और u जो होता है ना वस्तु दूरी होता है, ठीक है ना। और जो r होता है ना, वो क्या होता है, गोलीय सतह का वक्रता त्रिज्या होता है, सही है। अब सुनिए, ये मेरा पास एक गोलीय सतह था। गोलीय सतह दो तरह का हो सकता है, या तो उत्तल होगा या फिर अवतल होगा। हम बात कर रहे हैं उत्तल सतह के लिए। अवतल में भी सेम प्रोसीजर है साबित करने का,
ठीक है ना, उसमें भी आप साबित कर सकते हैं, हम उत्तल के लिए साबित कर रहे हैं। तो ये मेरे पास एक उत्तल सतह है, उत्तल सतह है। अब क्या है, अगर एक उत्तल सतह है तो इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रधान अक्ष है या मुख्य अक्ष बोल दीजिए, और इसके मुख्य अक्ष पर एक पॉइंट स्थित है, एक पॉइंट है O, और यहाँ पे किसी वस्तु को रखा गया है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अगर किसी वस्तु को रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब इसमें बनेगा, सही है। तो प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरण चाहिए, क्या किरण, दो किरण। अब यहां से एक किरण चला मुख्य अक्ष के दिशा में, और जो किरण मुख्य अक्ष के दिशा में जाएगा यह इसके सतह पर लंबवत पड़ेगा, और जब यह इसके सतह पर लंबवत पड़ेगा तो अपवर्तन के बाद ये अपने पथ से विचलित नहीं होगा, ये सीधे की सीधे बाहर निकल जाएगा। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि अगर मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर लंबवत प्रवेश करता है ना तो अपने पथ से विचलित नहीं होता है, ठीक है जी। तो यहां पर भी क्या होगा ना, ये जो किरण इस माध्यम से अगर इस माध्यम में, मतलब मान लीजिए इधर हवा से अगर मतलब इधर वाला माध्यम में अगर जा रहा है, लंबवत जा रहा है, तो ये अपने पथ से विचलित नहीं होगा, सीधे बाहर निकल गया, सही है। दूसरा किरण ऐसे चला यूं, यहां पे पड़ा, जैसे यहां पर किरण पड़ा तो यहां पे क्या बनाए हम, एक अभिलंब बनाए, और हम बताएं कि कोई भी गोलीय सतह पर आपको अभिलंब बनाना हो, कोई भी गोलीय सतह पर अभिलंब बनाना हो तो उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरता हुआ लाइन खींच दीजिए, वो उसके सतह पर लंबवत पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हमको अभिलंब बनाना था इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे अभिलंब बनाने के लिए हमने क्या किया, इस पॉइंट को कुछ समय के लिए हम क्या बोल देते हैं, ये तो लिख लिए हैं, इसको क्यू बोल देते हैं, क्यू बोल दिया। आपको क्यू बिंदु पर अभिलंब बनाना था, तो क्यू बिंदु पर अभिलंब बनाने के लिए क्या किए, यहां से इस गोलीय सतह के वक्रता केंद्र से गुजरता हुआ लाइन खींच दिया हमने, ये इसके सतह पर कैसे पड़ा, लंबवत, कैसे पड़ा, लंबवत। अब एक बात बताइएगा, आप एक बात बताइएगा, यह आपतित किरण यहां से के लिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण मान लिया, θ1 माने हम उसको, क्या माने, θ1। अगर ये सतह नहीं होता, अगर ये गोलीय सतह नहीं होता तो ये जो किरण है सीधे के सीधे बाहर निकल जाता, यूं ऐसे ऐसे बाहर निकल जाता। लेकिन अगर ये गोलीय सतह है तो क्या ये किरण को ऐसे जाने देगा, नहीं जाने देगा जी, ऑब्वियसली नहीं जाने देगा, है ना। क्यों, क्योंकि इधर वाला माध्यम है विरल और इधर माध्यम है सघन, और प्रकाश से किरण जा रहा है विरल माध्यम से सघन माध्यम में, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुकता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, सीधे नहीं जाएगा, ये अभिलंब की ओर झुक गया, अभिलंब की ओर क्या हो गया, झुक गया, और जैसे ही अभिलंब की ओर झुका, ये अभिलंब है, ब्लू लाइन से जो दिखा रहा है, ये अभिलंब की ओर जैसे ही झुका तो यहाँ पे जाकर के क्या हो गया, मिल गया, एक अपवर्तित किरणीय और दूसरा अपवर्तित किरणीय, दोनों यहाँ मिला, जैसे यहाँ मिला यहाँ बन गया प्रतिबिंब, सही है, क्लियर है। अब देखिए ये है अपवर्तित किरण, ये है अपवर्तित किरण और ये है कौन चीज, अभिलंब। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या माने हैं, अपवर्तन कोण, इसको हमने θ2 माना है, ठीक है। उसके अलावा हमको तीन कोण और दिखाई दे रहा है, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा, ये तीनों को मान लिए, इस कोण को हमने अल्फा मान लिया, इसको बीटा और इसको गामा मान लिया। इसके साथ साथ हमने क्या किया, बिंदु Q से इसके मुख्य अक्ष पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर हमने क्या डाला है, लंब डाला है, अभिलंब, है ना, प्रीडेस बिंदु पे। अच्छा, अगर यहाँ वस्तु है तो ध्रुव से लेकर के वस्तु की दूरी को वस्तु दूरी बोले हैं, और अगर ये ध्रुव है तो ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या R से दिखाते हैं, और ध्रुव से लेकर के प्रतिबिंब दूरी को क्या बोले हैं, प्रतिबिंब तक की दूरी को प्रतिबिंब दूरी V से दिखाते हैं। ये हमारा पूरा डायग्राम है, ठीक है जी। अब अगर डायग्राम क्लियर है तब हम चलते हैं अपने डेरिवेशन पे। अब कुछ नहीं है, मेन यही है, मेन जो है सो यही है, यही में अगर आप लोग फंस सकते हैं, सही है। अब सुनिए, अब हम चलते हैं, हमको देखिए बार बार से ट्रायंगल ढूंढना है, सही है। अगर ट्रायंगल अगर आप ढूंढे तो आपको सबसे पहला जो ट्रायंगल दिख रहा होगा त्रिभुज ओ क्यू सी, फिर से ढूंढिए ओ क्यू सी। हम चलते हैं किसमें, हम चलते हैं त्रिभुज ओ क्यू सी में, त्रिभुज ओ क्यू सी में, ओ क्यू सी में। तो त्रिभुज कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ त्रिभुज है, ये सीधा सिंगल लाइन है, ये सिंगल लाइन है ना। यहां से यहां तक क्यू तक गया एक पॉइंट, ये क्यू तक गया है, और यहां से क्यू से ई जो आया है ना सी तक, ऐसा कुछ है। ये ट्रायंगल ऐसा है ओ क्यू सी, है ना। यहाँ पे है ओ, ये है आपका क्यू, और यहाँ पे जो पॉइंट है ये सी, देख लीजिए आप, यही है। यहाँ जो ओ पर एंगल बन रहा है वो बन रहा है अल्फा, ये एंगल है आपका अल्फा। जो सी पे बन रहा है ये है एंगल बीटा, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसको माने हमने θ1, ये एंगल बन रहा है θ1।
आप लोग लॉजिकली देखिए, आप लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे कि कोई भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो आंतरिक विपरीत कोण के योग के बराबर होता है। फिर से सुनिए, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा ट्रायंगल है ना, इसका ये एंगल x है और ये एंगल y है और यहाँ वाला एंगल बाहर वाला एंगल z है, तो एक कॉन्सेप्ट होता है, क्लास 9th में ही पढ़ना है उसको, कि कोई भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, बाहर वाला जो कोण होता है वो आंतरिक विपरीत कोण के योग के बराबर होगा। मतलब ये जो बाहर वाला कोण का मान जो होगा, जेड का मान, वो आंतरिक विपरीत कोण इन दोनों के योग के बराबर होगा, x प्लस वाई के। सही है। तो यहां पर अगर देखेगा तो यहाँ पे त्रिभुज का कौन कौन है, बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण का मान जो होगा आंतरिक विपरीत कोण के योग के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब यहां से, इसलिए यहां से क्या हो जाएगा, जो θ1 का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। सही है। जो θ1 का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। सही है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका हम यूज करेंगे आगे। अच्छा, ये बात हमको समझ में आया। और भी चीजें हैं, आगे देखिए, आगे और भी आपको क्या, और भी आपको ट्रायंगल दिखाई देगा। कौन सा, सुनिए। अगर हम बात करें, देखिए सी क्यू आई, त्रिभुज सी क्यू आई में ढूंढिएगा, क्योंकि ट्रायंगल जब तक आप नहीं ढूंढेगा तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। हम चलते हैं त्रिभुज किसमें है, त्रिभुज सी क्यू आई में। अगर इस त्रिभुज में अगर चल रहे हैं आप, तो ये सी, ये क्यू और ये आई, ऐसा कुछ ट्रायंगल बनेगा। देखिएगा ऐसे है, यहां से है और यहां से ही है, ऐसा कुछ आपको दिख रहा होगा चीज, है ना, ऐसा कुछ है। यहाँ पे पॉइंट है क्यू, देखिए यहाँ पे पॉइंट क्यू है, यहाँ पे जो है ना यह सी और यह आई। ठीक है, आपको चीजें समझ में आ रही होगी, सी आई है। और ये जो एंगल बन रहा है, यह एंगल बीटा, ये एंगल क्या है आपका, बीटा है। ये एंगल क्या है आपका, ये एंगल आपका गामा है। और यहाँ पे जो एंगल है ना, ये एंगल, इसको बन रहा है, एंगल θ2 बन रहा है। अब ढंग से अगर देख रहे हैं ना, तो इस ट्रायंगल में भी कहानी कुछ वैसा ही है। इस त्रिभुज में भी क्या है, बाह्य कोण, बीटा जो है ना इसका बाह्य कोण है। तो अगर बीटा बाह्य कोण है इसका, तो जो बाह्य कोण का जो मान होगा वो आंतरिक विपरीत कोण के योग के बराबर होगा। सही बात क्या, अगर बीटा इसका बाह्य कोण है, इस ट्रायंगल का अगर बाह्य कोण है बीटा, तो इस जो बीटा का जो मान होगा वो आंतरिक विपरीत कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब कहने का क्या है कि जो बीटा का जो वैल्यू होगा बाबू, बीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या बराबर होगा, θ2 प्लस गामा के, θ2 प्लस गामा के, θ2 प्लस गामा के, है ना। इसलिए यहां से बीटा का जो वैल्यू निकालेंगे हम, सॉरी θ2 का वैल्यू निकालेंगे, θ2 का अगर वैल्यू निकालें तो ये प्लस में तो इस साइड में हो जाएगा, माइनस में तो हो जाएगा बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा। सही है। यहां से हमको आपतन कोण का मान मिल गया। देखिए आपतन कोण अपवर्तन कोण निकाल लिया। आपतन कोण θ1 था मेरा, θ1 का मान मिला अल्फा प्लस बीटा, और अपवर्तन कोण था θ2, है ना, तो θ2 का मान कितना मिला, बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा। सही है, बहुत बढ़िया। यहां तक की चीजें अगर क्लियर हैं तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगर हम देखें, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है वो, ढंग से अगर पढ़िएगा ना आपको चीजें ढंग से समझ में आएंगी। हड़बड़ाना कुछ नहीं है, थोड़ा लेट होगा लेकिन हम परफेक्ट सीखेंगे। लेट से सीखेंगे मतलब कहने का क्या है कि थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, ढंग से सीखेंगे पूरा कॉन्सेप्ट को। ठीक है जी, कि इसके बाद कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर अब एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं स्नेल का नियम। आराम सुनिए क्या बोल रहा है, हम लगाते हैं स्नेल का नियम। ठीक है ना। अगर हम चले स्नेल के नियम के अनुसार, अगर चले स्नेल के नियम के अनुसार, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, तो स्नेल का नियम क्या बोलता है कि जनने का आप अपवर्तनांक लेंगे, ओने के कोण को आप साइन के साथ लीजिए, गुणा करके मल्टीप्लाई में, है ना। तो मान लीजिए अगर इधर का अपवर्तनांक हम ले रहे हैं μ1, तो μ1 गुना का हो जाएगा, μ1 गुना का हो जाएगा, इधर के कोण को साइन के साथ लेना है, μ1 गुना साइन θ1 बराबर।
अगर इधर का अपूर्णांक लेंगे बराबर हो गया, इधर क्या अपूर्णांक गुना इधर का कौन ये साइन है ना, मतलब साइन थीटा 2 का जया बेसिकली बोलते हैं, साइन को जया बोलते हैं। फिर से सुनिए स्केल का नियम क्या बोला कि अगर आप इधर का अपूर्णांक लेंगे तो इधर का अपूर्णांक गुना साइन थीटा 1 और इधर का अपूर्णांक मतलब म्यू 2 गुना साइन थीटा 2, ये दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा, ये स्नेल का नियम है। सही है। अब अगर लॉजिकली देखें हम तो जो थीटा 1 और थीटा 2 का जो मान है ना बड़ा नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में जितना भी बात होता है वो पैरा एक्सियल रे के लिए होता है। पैरा एक्सियल रे मतलब जो किरण बहुत पास हो, क्योंकि अगर हमको इस प्रतिबिंब को देखना है, इस प्रतिबिंब को देखना है, अगर हम इधर से अपना आंख लगाएं, इधर से अगर आंख से अपन देखें तो एक बात बताइए, अगर ये किरण इतना दूर दूर रहा, ये किरण और ये किरण इतना दूर रहा तो ये किरण क्या हो जाएगा हमारे आंख के साइड से निकल जाएगा, यूं ऐसा निकल जाएगा, हमको कुछ नहीं दिखेगा। मतलब अगर ये प्रतिबिंब को हमको देखना है तो ई अपवर्तित किरण इधर और ई अपवर्तित किरण दोनों हमारे आंख में जाना चाहिए, तब जाके हमको ये प्रतिबिंब दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखने वाला है ना। और ऐसा कब होगा, ये दोनों किरण हमारे आंख में प्रवेश कब करेगा, जब ये जो किरण है ना ये बहुत पास पास होगा। कहने का मतलब क्या है कि एक किरण यहाँ है, एक किरण ये वाला इधर जा रहा है ना, ये इसके जस्ट पास होगा, जस्ट पास एकदम जस्ट पास में होगा। और अगर ये जस्ट पास में हुआ, अगर ये किरण जस्ट इसके पास में हुआ तो उस कंडीशन में क्या होगा, जस्ट ये किरण अगर पास में हुआ तो उस कंडीशन में होगा ये कि जो है ना क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो थीटा 1 और थीटा 2 का जो मान है ना बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। सही है। क्या बोल रहे हैं हम कि अगर इन दोनों किरण, ये दोनों किरण बहुत पास हुआ है ना, ये दोनों पॉइंट एक्चुअल में जो किरण है ना इतना दूर नहीं जाएगा बाबू, इतना दूर नहीं टकराएगा है ना, ये जो पॉइंट है ना ये पी के बहुत नजदीक रहेगा तभी, क्योंकि ये दोनों किरण जब तक पैरा एक्सियल नहीं रहेगा तब तक हमको प्रतिबिंब नहीं दिखने वाला है, हमारे आंख के साइड से निकल जाएगा किरण। और फिजिक्स में जितना भी चीजें बात होता है ना वो सब पैरा एक्सियल रे के लिए बात होता है। पैरा एक्सियल मतलब एक दूसरे के मतलब बहुत करीब किरण होता है, तो जो दोनों किरण है ना ये किरण और ये किरण ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब रहेगा, बहुत करीब रहेगा, और करीब रहेगा तो उस कंडीशन में क्यू बिंदु पी के नजदीक रहेगा, और क्यू बिंदु पी के नजदीक रहेगा तो उस कंडीशन में थीटा 1 और थीटा 2 बहुत छोटा होगा। सही है ना। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग खाली सिंपल याद रख जाएंगे थीटा 1 और थीटा 2 का मान बहुत छोटा होगा, है ना। तो क्या बोल रहे हैं हम कि चूंकि थीटा 1 तथा थीटा 2 का मान क्या है बहुत ही छोटा है, ठीक है ना। थीटा 1 तथा थीटा 2 का मान बहुत ही क्या है छोटा, और अगर थीटा 1 थीटा 2 बहुत छोटा है तो इसलिए क्या हो जाएगा बताइए, इसलिए साइन थीटा 1 बराबर हो जाएगा थीटा 1 के एंड साइन थीटा 2 जो है ना थीटा 2 के, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कि अगर थीटा का मान बहुत छोटा हो गया ना, थीटा बहुत छोटा हो गया, थीटा अगर बहुत छोटा हो गया तो उस कंडीशन में साइन थीटा बराबर होता है थीटा के, साइन थीटा बराबर हो जाता है थीटा के, एग्जैक्ट नहीं होता लगभग होता है, लेकिन लगभग चीज को फिजिक्स में हम बराबर मान के चलते हैं, ठीक है ना। है थीटा का मान बहुत छोटा होता है ना तो साइन थीटा के बराबर होता है थीटा के, और टेन थीटा भी बराबर हो जाता है थीटा के, ठीक है ना। तो वही हाल यहाँ पे है कि थीटा 1 और थीटा 2 का मान बहुत छोटा है ना, तो उस कंडीशन में क्या है साइन थीटा 1 बराबर हो जाएगा थीटा 1 के और साइन थीटा 2 बराबर हो जाएगा थीटा 2 के। और अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे थीटा 1 इसका वैल्यू पूरा का वैल्यू केवल हो जाएगा थीटा 1 और ये पूरा का वैल्यू केवल क्या हो जाएगा थीटा 2। सही है, सही है। तो रखते हैं वैल्यू, तो वैल्यू रखेंगे तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा μ1 इंटू कितना हो जाएगा μ1 इंटू थीटा 1, μ1 इंटू थीटा 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा μ2 इंटू थीटा 2। सही है। अब इसलिए अगर देखा जाए तो हो जाएगा μ1 इंटू थीटा 1 का वैल्यू कितना है देखिए यहाँ पे थीटा 1 का वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा, थीटा 1 का वैल्यू कितना है अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे थीटा 1 के जगह पर क्या लिख देंगे हम अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, इक्वल टू μ2 कितना है μ2 का वैल्यू कितना है, सॉरी μ2 को μ2 छोड़ देते हैं, μ2 को छोड़ते हैं, μ2 थीटा 2 का वैल्यू है, थीटा 2 का वैल्यू कितना है बीटा माइनस गामा,
थीटा 2 का वैल्यू कितना, बीटा माइनस गामा। तो यहाँ पे वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा बीटा माइनस गामा। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। ठीक है, समीकरण सेकंड नहीं फर्स्ट में मानते हैं, क्योंकि फर्स्ट हम किसी को माने नहीं है। ये मेरा फर्स्ट है इक्वेशन, सही है। आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, उम्मीद है कि। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अल्फा बीटा और गामा तीनों का मान निकाल के इसमें रखना पड़ेगा। तीनों का मान निकाल के हम रख देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। सही है, रखते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको चलना पड़ेगा अलग अलग ट्रायंगल में। सबसे पहले हम बात करते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहां तक तो मेरा समझ में आ गया क्वेश्चन का एक पार्ट। आगे अब क्या करना पड़ेगा, हमको अल्फा बीटा और गामा तीनों का मान निकालना पड़ेगा। सही है, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ओ क्यू पी डैश। इसमें चलते हैं, आराम से देखते चलेगा। समकोण त्रिभुज ओ क्यू पी डैश में, ओ क्यू पी डैश में किसे चलेंगे बताइए, tan अल्फा से। tan अल्फा से चलेंगे तो इस एंगल ये लंब और ये आधार, तो लंब बटा आधार। तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan अल्फा जो है ना, tan अल्फा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। तो इस एंगल के लिए लंब कौन है, QP डैश। लंब क्या है, लंब है आपका QP डैश बटा आधार क्या है, आधार क्या है आपका OP डैश। आधार क्या है आपका OP डैश, है ना। लंब है आपका QP डैश और आधार है आपका OP डैश। सही है, tan अल्फा निकालिए। अच्छा, उसके बाद tan बीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में चलेंगे। समकोण त्रिभुज QP डैश C में, QP डैश C में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज QP डैश C में, और QP डैश C में चलेंगे तो tan बीटा से चलेंगे। कैसे चलेंगे, tan बीटा से। तो tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan बीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो इस एंगल के लिए लंब कौन है, QP डैश। लंब क्या है, लंब है आपका QP डैश बटा आधार क्या है आपका, आधार है आपका कौन चीज, आधार है P डैश C। आधार क्या है CP डैश, आधार क्या है CP डैश। तो आधार हो गया आपका CP डैश। चलिए tan बीटा मिल गया। उसके बाद tan गामा निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में चलेंगे समकोण त्रिभुज QP डैश I, QP डैश I, QP डैश I में समकोण त्रिभुज QP डैश I में, और समकोण त्रिभुज QP डैश I में अगर चले tan किससे चलेंगे, tan गामा से, है ना, tan गामा से। तो tan गामा क्या हो जाएगा, tan गामा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा आधार। तो इस एंगल के लिए लंब कौन है, इस एंगल के लिए लंब इसके सामने वाला भुजा, तो लंब हो गया QP डैश। tan गामा बराबर क्या हो जाएगा, तो tan गामा है, tan गामा बराबर हो जाएगा इस एंगल के लिए लंब कौन है, इस एंगल के लिए लंब है QP डैश। तो लंब हो गया आपका QP डैश अपॉन आधार। तो इस एंगल के लिए आधार कौन है, आधार तो ये हो जाएगा ना IP डैश, IP डैश, ये पूरा IP डैश हो जाएगा आधार, ये हो गया आपका IP डैश। सही है, सबका मान निकाले हम, tan अल्फा, tan बीटा और tan गामा। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा। बात समझने वाली है ना कि हम पहले ही आप लोग को बताएं कि जो बिंदु Q है ना, Q एक्चुअल में यहां नहीं है, क्योंकि अगर बिंदु Q यहां हुआ ना तो हमको ये प्रतिबिंब कहीं नहीं दिखेगा। हमारे आंख के साइड से दोनों किरण निकल जाएगा बाबू, हमको कछु नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है बात। तो एक्चुअल में है क्या ना, एक्चुअल में जो किरण Q है ना, जो बिंदु Q है वो P के बहुत पास है। मतलब जो दोनों किरण है ना, ये दोनों किरण पैराक्सियल है, एक दूसरे के बहुत नजदीक है। और अगर ये दोनों किरण एक दूसरे के बहुत, एक्चुअल में इतना जूम करके बनाया गया फिगर, एक्चुअल में ऐसा नहीं है ना, ये किरण एक दूसरे के बहुत पास है, बहुत पास। और अगर ये दोनों किरण बहुत पास होगा तो उस कंडीशन में जो Q बिंदु है ना, एक बहुत नजदीक होगा, P के नजदीक होगा। और अगर P के नजदीक होगा, अगर ये बिंदु Q अगर मान लीजिए यहाँ पे सपोज डेट हुआ, तो यहां से अगर लंब डालेंगे तो आपको नहीं लगता है P पर पड़ जाएगा, लंब डालेंगे तो P पर ना पड़ेगा। आराम से सुनिए, इधर देखिए कि अगर मान लीजिए यू, अगर एक किरण तो E है और एक किरण यहां से चलने वाला इसके जस्ट यहां रहे, एकदम बहुत पास, ये आपका P और E है आपका Q,
एकदम ऐसे ही रहेगा, ये तो फिर भी दूर है, एकदम पास रहता है। सही है। अगर बताइए, अगर इन दोनों के लिए इतना पास हुआ तो इस कंडीशन में होगा क्या? यहां से अगर हम लंब डालेंगे तो जो लंब है वो पी पर पड़ जाएगा, ये पर पड़ेगा। मतलब है अगर क्यू बिंदु पी के बहुत नजदीक, चूंकि क्यू बिंदु पी के बहुत नजदीक है, और अगर क्यू पी के बहुत नजदीक है ना, तो उस कंडीशन में क्या है ना, पी डैश और पी दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। तो ऐसा बोल सकता है कि बिंदु पी और पी डैश एक दूसरे का संपाती होगा। सही है जी। क्यों? क्योंकि अगर पास होगा ना, क्यू बिंदु अगर बहुत पास हुआ तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहां से जब लंब डाला जाएगा तो जो लंब है ना वो पी के ऊपर पड़ जाएगा, मतलब पी और पी डैश दोनों सेम पॉइंट हो जाएगा। और इतना ही नहीं, अगर ये बहुत पास हुआ तो देखिए अल्फा का मान इतनी सा होगा, इतनी सा, मतलब अल्फा बहुत छोटा होगा। और केवल अल्फा ही छोटा नहीं होगा, बीटा और गामा सबका मान बहुत छोटा होगा। ठीक है ना, बात क्लियर है? मतलब क्या है, हम समझाना ही चाह रहे हैं कि चूंकि बिंदु चूंकि बिंदु क्यू पी के बहुत नजदीक है और क्यू पी के बहुत नजदीक है, तो उस कंडीशन में पी और पी डैश दोनों सेम पॉइंट रहेगा। क्योंकि अगर वहां से अगर लंब डाला जाएगा ना, अगर बहुत नजदीक हुआ यहां से लंब डाला जाएगा तो पी और पी डैश दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। यहां से जो लंब डाला जाएगा वो लंब किस पे आ जाएगा, पी पर आ जाएगा। सही है ना। चलिए, तो यहां पे हम क्या लिखते हैं, हम थोड़ा सा लैंग्वेज लिखेंगे कि चूंकि बिंदु क्यू पी के बहुत नजदीक है, पी के बहुत ही नजदीक है, और अगर पी के बहुत नजदीक है, अतः क्या है, अतः क्या बोल सकते हैं, अतः अल्फा बीटा तथा गामा, अतः अल्फा बीटा तथा गामा का मान बहुत ही छोटा, अल्फा बीटा तथा गामा का मान बहुत ही छोटा है। साथ ही क्या बोल रहे हैं कि अगर क्यू बिंदु पी के बहुत नजदीक होगा तो उस कंडीशन में क्या हो गया, ई और ई तीनों एंगल बहुत छोटा हो जाएगा। क्योंकि देखिए ना, यहां से किरण से यूं ऐसे तिरेंगे, यहां से किरण ऐसे तिरा जाएगा बहुत पास, तो अल्फा बहुत छोटा होगा। और अल्फा बीटा गामा तीनों छोटा होगा, केवल अल्फा छोटा नहीं होगा, ये तीनों बहुत छोटा होगा। और अल्फा बीटा गामा बहुत छोटा हो गया तो उस कंडीशन में और क्या रहेगा, इतना ही नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, अगर ये बहुत नजदीक होगा तो यहां से अगर लंब डाला जाएगा ना, तो ये लंब किस पे पड़ जाएगा, बिंदु पी पे पड़ जाएगा। मतलब बिंदु पी और पी डैश दोनों सेम पॉइंट रहेगा। साथ ही क्या होगा, साथ ही जो बिंदु पी है ना, या बिंदु पी डैश है, वो टेंड कर जाएगा किस पे, बिंदु पी पे। ठीक है, याद रखना है। साथ ही क्या बोले, साथ ही जो बिंदु पी डैश है ना, वो किस पे टेंड कर जाएगा, पी पे। दोनों एक दूसरे पर संपाती हो जाएगा। सही है। और अगर ऐसा होता है, अल्फा बीटा हम पढ़ाए आप लोगों को कि अगर थीटा का मान बहुत छोटा होगा, अगर थीटा का मान बहुत छोटा हुआ तो उस कंडीशन में जो टेन थीटा है ना, वो बराबर कितना हो जाएगा थीटा के। ये बात हम पढ़ाए आप लोग को कि थीटा का मान बहुत छोटा होने पर टेन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा के। होता है कि नहीं होता बराबर? तो वही बात यहाँ पे है कि अल्फा बीटा गामा का मान बहुत छोटा है और अल्फा बीटा गामा का मान बहुत छोटा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे क्या लिखे हैं कि चूंकि बिंदु क्यू पी के बहुत नजदीक है, और अगर ये क्यू बिंदु पी के बहुत नजदीक हुआ, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अल्फा बीटा गामा तीनों का मान बहुत छोटा होगा, और साथ ही साथ जो पी डैश और जो बिंदु पी है दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, एक दूसरे के संपाती हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर अल्फा बीटा गामा का मान बहुत छोटा हुआ, अगर अल्फा बीटा गामा का मान बहुत छोटा हुआ तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसलिए टेन अल्फा बराबर हो जाएगा अल्फा के, टेन बीटा बराबर हो जाएगा बीटा के, एंड टेन जो गामा है ना, टेन गामा बराबर हो जाएगा गामा के। होगा बराबर। क्यों होगा बराबर? क्योंकि अल्फा बीटा गामा छोटा है, और अल्फा बीटा गामा बहुत छोटा है, तो उस कंडीशन में टेन अल्फा के बराबर, टेन बीटा बीटा के बराबर, टेन गामा गामा के बराबर। तो इसलिए अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा, इसलिए
जो tan अल्फा बराबर क्या है, इसलिए tan अल्फा बराबर अल्फा क्या है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए। इसलिए अल्फा का वैल्यू बता दीजिए कितना हो जाएगा, इतना लंबा नहीं करते हैं। इसलिए अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा बता दीजिए आप लोग। इसलिए अल्फा का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, tan अल्फा क्या बराबर है क्यूपी डैश बटा ओपी डैश ना, क्यूपी डैश बटा ओपी डैश। तो और tan अल्फा क्या बराबर है अल्फा के, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा क्यूपी डैश बटा ओपी डैश, क्यूपी डैश बटा ओपी डैश। और एक बात बताइए, पी डैश किस पे ट्रेंड कर रहा है, पी पे, मतलब पी डैश और पी सेम बिंदु है, तो आप पी डैश पे आप पी लिख सकते हैं, यानी हो जाएगा क्यूपी बटा ओपी, अल्फा के वैल्यू, अल्फा की वैल्यू कितना हो गया क्यूपी बटा ओपी, सही है। अच्छा, उसके बाद बीटा का वैल्यू निकालते हैं। बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, बीटा अगर देखा जाए तो बीटा बराबर कितना है, tan बीटा के बराबर है बीटा के, tan बीटा बराबर है बीटा के, और tan बीटा का वैल्यू कितना है क्यूपी डैश बटा सीपी डैश, क्यूपी डैश बटा सीपी डैश है ना, और tan बीटा बराबर है बीटा के, तो बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा क्यूपी डैश बटा सीपी डैश, हो जाएगा क्यूपी डैश बटा सीपी डैश, और ये बराबर क्या हो जाएगा, हम बताएं क्या है कि पी डैश और पी सेम है, तो हो जाएगा क्यूपी बटा सीपी, क्यूपी बटा सीपी, ये हो गया कोई बीटा। और गामा हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा यहीं पे लिख देते हैं कि जो tan गामा है, जो गामा का वैल्यू है वो बराबर हो जाएगा कर tan गामा, गामा के बराबर है ना, देखिए कहीं पे लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा, गामा का वैल्यू देखा जाए गामा का, तो tan गामा बराबर क्या है, tan गामा बराबर है गामा के, और tan गामा का वैल्यू कितना है क्यूपी डैश बटा आईपी डैश है ना, तो गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा क्यूपी डैश बटा आईपी डैश हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बताएं कि जो पी डैश बिंदु है, पी डैश पी दोनों सेम पॉइंट को इंडिकेट करेगा इस कंडीशन में, इसलिए गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा क्यूपी बटा आईपी, सही है। पूरा आपको निकल गया, तो अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, गामा मिल गया। अब सबका मान किसमें डाल देंगे, समीकरण फर्स्ट में, ठीक है। तो लिखेंगे अल्फा बीटा तथा गामा का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अल्फा बीटा तथा गामा का मान नाउ अब कर रहे हैं, अल्फा बीटा तथा गामा का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर है ना, अल्फा बीटा तथा गामा का मान किसमें रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। इसको थोड़ा सा हम इधर करके करते हैं ताकि उधर जगह थोड़ा सा बच्चे में रहे, ठीक है ना। अल्फा बीटा तथा गामा का मान किसमें रखते हैं हम, समीकरण 1 में। थोड़ा सा जगह बचा रहे हैं क्योंकि एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा जगह नहीं एडजस्ट करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा लास्ट में, है ना। समीकरण 1 है कितना, आराम से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, है ना, यहाँ पे रख रहे हैं, समीकरण 1 में रख रहे हैं ना, तो चलते हैं फ्लो समीकरण, चूंकि समीकरण 1 है कितना मेरा, यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि जो मेरा समीकरण 1 है कितना है, μ1 इंटू अल्फा प्लस बीटा, कितना है, या μ1 इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है, इक्वल टू कितना है, देखिए μ1 इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू μ2 इंटू बीटा माइनस गामा, μ2 इंटू बीटा माइनस गामा, ये है मेरा समीकरण 1, सही है। रखते हैं वैल्यू, रखिए वैल्यू आराम से। अगर वैल्यू रखा जाए तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे अगर देखें लॉजिकली तो ये हो जाएगा आपका μ1 इंटू अल्फा का वैल्यू कितना है, देखिए अल्फा का वैल्यू आया कितना क्यूपी बटा ओपी, तो हो जाएगा आपका क्यूपी बटा ओपी माइनस सॉरी प्लस बीटा, तो बीटा का वैल्यू कितना है क्यूपी बटा सीपी, क्यूपी बटा सीपी इक्वल टू ये हो गया μ2 इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, बीटा देखिए क्यूपी बटा सीपी, क्यूपी बटा सीपी, क्यूपी बटा सीपी माइनस गामा, गामा का वैल्यू कितना है क्यूपी बटा आईपी, क्यूपी बटा आईपी, सही है। अब क्या करते हैं, क्यूपी देखिए कॉमन है ऊपर से, ये छोड़ते हैं μ1 इंटू यहाँ पे क्यूपी लेते हैं कॉमन, क्यूपी जैसे कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटा ओपी, 1 बटा ओपी है ना, प्लस कितना हो जाएगा 1 बटा हो जाएगा सीपी इक्वल टू यहाँ से μ2 छोड़ देते हैं, कॉमन लेते हैं ऊपर से भी क्यूपी, इसमें भी कॉमन है क्यूपी ऊपर ऊपर, तो यहाँ कितना बचेगा 1 बटा बचेगा सीपी और माइनस 1 बटा बचेगा आईपी, सही है। क्यूपी से क्यूपी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू रखते हैं आप, यहाँ पे हो जाएगा μ1 इंटू 1 बटा ओपी क्या है बताइए,
ओपी है आपका वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी कैसे मापेंगे, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। तो आप लोग साइन कन्वेंशन जानते हैं कि आपतित किरण की दिशा में मापी जाने वाली दूरियां पॉजिटिव और आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी जाने वाली दूरियां क्या होता है, निगेटिव होता है। तो आपतित किरण का दिशा यहाँ करने है, इधर में है, देखिए इधर में आपतित किरण जा रहा है, तो यहाँ पे ई दिशा है आपतित किरण का। किसका दिशा है, ये आपका आपतित किरण, आपतित किरण का ही दिशा है यहाँ पे। और आपतित किरण का डायरेक्शन इधर है, तो इस डायरेक्शन में जितना भी दूरी मापेंगे वो सब पॉजिटिव होगा, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जितना भी दूरी मापेंगे वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये जो वस्तु दूरी मापा जा रहा है ना, ओपी, ओपी जो दूरी है वो कहाँ माप रहा है, यहाँ से एने में। आप देखिए आपतित किरण का डायरेक्शन अगर एने है, इस साइड में है, तो यहाँ से इस साइड जितना भी दूरी मापेंगे सब पॉजिटिव, और यहाँ से इधर में जितना भी दूरी मापेंगे सब निगेटिव। सही है। अब एक बात बताइए, जो ओपी हम दूरी माप रहे हैं, ओपी क्या है, यहाँ से इस साइड में दूरी माप रहे हैं लेफ्ट साइड में, और यहाँ से अगर लेफ्ट साइड में दूरी माप रहे हैं तो क्या होगा, निगेटिव होगा। निगेटिव होने का मतलब जो यू है ना, यू नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेगा, माइनस का यू, माइनस यू। ओपी को क्या लिखेंगे, माइनस यू प्लस सीपी 1/, सीपी, सीपी क्या है, सीपी क्या है, सीपी है देखिए वक्रता त्रिज्या आर। तो यहाँ से देखिए इधर में दूरी माप रहे हैं, आपतित किरण की दिशा अगर एन है तो यहाँ से एन में जितना भी दूरी मापेंगे सब पॉजिटिव होगा। राइट साइड में, मतलब राइट साइड में ही है ना सीपी, सीपी क्या है, राइट साइड में दूरी माप रहे हैं, और जब राइट साइड में दूरी माप रहे हैं तो इक्वल होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे खाली क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, इक्वल टू μ2 इनटू 1/, सीपी, तो सीपी को भी क्या लिखे आर, तो ये हो जाएगा 1/r माइनस 1/ip। आईपी क्या है, आईपी प्रतिबिंब दूरी, आईपी क्या है, प्रतिबिंब दूरी। और यहाँ से राइट साइड में माप रहे हैं, तो यहाँ से राइट साइड में मापे जाने वाली दूरी क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से राइट साइड में यहाँ पर दूरी मापेंगे क्या होगा, पॉजिटिव। तो आईपी क्या होगा, भी लिखेंगे माइनस भी, बिल्कुल सही, भी लिखेंगे, क्योंकि क्या यहाँ से आपतित किरण की दिशा में माप रहे हैं दूरी ना, और जब ये आपतित किरण की दिशा में दूरी माप रहे हैं तो ये होगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो होगा ना ये क्या होगा, भी हो जाएगा। अब आपको इसको सोल्व कर देना है, करते हैं सोल्व, करते हैं सोल्व। एक काम करिए, इसमें गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा कितना, माइनस μ1/u प्लस, प्लस क्या हो जाएगा, इसमें से गुना हुआ तो कितना, μ2/r, μ2 नहीं सॉरी μ1 ना है, तो μ1/r। इससे सुनिए क्या कर रहे हैं, गुना कर दिया, माइनस आगे रहा, μ1/u हो गया, और μ1 से इसमें गुना हुआ तो μ1/r हो गया, इक्वल टू, इसमें गुना करा तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा μ2/r, μ2/r, और माइनस क्या हो जाएगा, μ2/v, μ2/v, आपका μ2। कंफ्यूज नहीं होना है, μ2/v गुना हो गया है। अब एक काम करते हैं, क्या करते हैं, टांग के लाइए, इसको लाते इधर, माइनस में तो इस साइड हो जाएगा प्लस में, प्लस में हो जाएगा, ये μ2/v माइनस में था तो इधर लाए तो प्लस में हो गया μ2/v, और माइनस इधर कितना है, इधर है μ1/u, μ1/u इक्वल टू, ये प्लस में है कितना, μ2/r, μ2/r था इधर, ये प्लस में ही था, इस साइड प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो माइनस में, ये प्लस में इस साइड तो उस साइड जाएगा तो माइनस में, तो कितना रहेगा, माइनस μ1/r, μ1/r। इसलिए यहां से कितना हो जाएगा, इसलिए जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, ये आ गया μ2/v, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू, यहाँ पे r एलसीएम ले लीजिए, तो r एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, ये हो जाएगा μ2 माइनस का μ1, ठीक है ना। और यही हमको साबित करना था, देख लीजिए, सही है ना। ये था μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। यही मेरा क्या है, यही हम लोग का, यही हमको प्रूव करना था, ठीक है ना। तो हम गोलीय सतह के लिए दिखा दिए, कितना ला दिए, कितना μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, ठीक है ना। ये हम सॉरी उत्तल सतह के लिए लाए हैं, अवतल के लिए भी सेम प्रोसीजर होता है, उसमें भी ज्यादा कुछ ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा पूरा डेरिवेशन, है ना। अगर वाकई में समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए मतलब ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो अगर आपको वाकई में समझ में आया पूरा डेरिवेशन तो आप क्या करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और इसके साथ साथ है ना आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल तक जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। बाकी अगर कोई डाउट रह गया हो, अभी भी इतना समझाने के बावजूद भी अगर हल्का सा भी कुछ भी डाउट रहा हो तो आप उस डाउट को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करेंगे।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। कितना नीचे लिख ले हम, ठीक है, दिखी जूमिंग करवे तो कहाँ जाते हैं।